हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं क्लास 12th का कि फिजिक्स के 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। ये है तीसरा लेक्चर। तो ठीक है बच्चों, समय न बर्बाद करते हुए आप सभी का मैं चालू करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स। और फिजिक्स में देखिए अगली हेडिंग है जो है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। ध्यान दीजिए, आपको जब बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 बताया था, एक बताया था प्लस चार्ज, एक होता था माइनस चार्ज। और बताया था लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो होता क्या है, मतलब कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेश क्या करेंगे, एक तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब वो बल चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। तो देखो जैसे कोई एक आवेश है ये, और कोई अनंत से या बहुत दूर से एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तो जब इसकी दूरी बहुत दूर होगी, मतलब इसकी वैद्युत क्षेत्र से ये क्या होगा, परे होगा, वैद्युत क्षेत्र से दूर होगा, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये इसके वैद्युत क्षेत्र में आ जाएगा, जैसे चुंबक क्या तरीका, वैद्युत क्षेत्र आपको बता चुके हैं पीछे। जैसे चुंबक है, मैग्नेट है, तो इससे ऐसा नहीं है कि इससे हम बहुत दूरी पर एक छोटा सा चुंबक रख दें या चुंबकीय पदार्थ रख दें तो ये इसको आकर्षित कर लेगा। कब आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, जब ये इसके क्षेत्र में होगा, एक लिमिट एरिया में होगा, जिसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे आवेश में क्या होता है, इस आवेश के चारों ओर यदि एक लिमिटेड एरिया में ये होगा आवेश, दूसरा आवेश, तो उसको क्या करेगा, ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो एक छोटा सा हमने क्या लिया, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक लिया परीक्षण आवेश, जिसका मान क्या है, बहुत कम है। और इस परीक्षण आवेश को कहाँ किया, इसके वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। समझ रहे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका एक अपना एरिया है। जब इसके एरिया में ये आएगा तो ये जैसे ये इसका एक एरिया हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसके जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तुरंत ये क्या करेगा, इसको उठा के बाहर फेंक देगा। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, फेंकेगा नहीं, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इससे कहेगा आप बाहर ही रहिए। मतलब जैसे ये यहाँ पे आया, इसके क्षेत्र में एंट्री करी, तुरंत इसने क्या किया, एक इस पर बल लगा दिया, या फोर्स, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, प्रतिकर्षण के कारण ये इस पर क्या करेगा, इस तरफ बाहर की ओर लगाएगा बल। इससे कहेगा कि आप हमारी एरिया से बाहर रहिए। तो ये जो बल है, ये जो कार्य करने वाला बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। समझ में आई बच्चों। तो अब देखो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे इससे। E बराबर आपका फार्मूला आया F अपॉन क्यू नॉट। F क्या है, टेस्ट चार्ज पर या परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल। तो क्या किया था, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए थे। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल, आप लोग वही रिपीट कीजिए, अभी याद हो जाएगा। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो माना एक क्या है, माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, थ्योरी आपको साइड में दिख रहा है, क्यू नॉट की जगह क्यू केवल बना है थ्योरी में, उसको आप क्यू नॉट नीचे 0 बना लेना। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में वो नहीं बन पाता है। तो क्या हुआ कि माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाला बल कैपिटल एफ है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्या होगा, क्यू नॉट होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होगी, वही दिशा होगी जो बल की होगी, एफ की दिशा, क्योंकि क्यू क्या है, आवेश क्या है, अदिश राशि है। समझे। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये आपको आगे थर्ड लेक्चर में मिलेगा वैद्युत विभव में, उसमें समझ में आएगा वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है।
इसके बाद देखिए बात करें अगर इसके वीमा की, ई की वीमा की बात करें तो ई की वीमा की बात करेगा तो ऊपर कह रहा है एफ की वीमा और नीचे आपसे कह रहा है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की वीमा। ठीक है, तो देखो ई की वीमा, पीछे बच्चों आपको यह कूलाम का नियम बताया था तो उसमें यफ की वीमा आपको बताई थी। तो यफ होता है बल और बल की वीमा उसमें निकाल के बताया था MLT-2। जिन बच्चों ने अभी तक पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके पीछे के लेक्चर देखें। आवेश का जो होता है वो क्या होता है, AT। ये हो गया। अब देखो ई की वीमा की बात करें तो ये हो गया MLT, -2 है, ये प्लस पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी पावर, तो माइनस के 1 ऊपर और माइनस के 2 तो हो जाएंगे माइनस के 3। ए की पावर आपको नीचे कुछ नहीं दे रहा है, मतलब 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ए की पावर -1। तो ये भी हो गई, इसकी वीमा आ गई MLT-3A-1। ठीक है, थ्योरी आपकी नोट हो गई होगी, उसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखो बात करते हैं क्या, इसके मूल मात्रक की। ई का मूल मात्रक, तो ई का बेटा मूल मात्रक जब निकालेंगे तो ई का मूल मात्रक MLT-3, इनके मान लिख दो। m होता है मास और मास का मात्रक मतलब मास मतलब द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। l है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। t है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। और सेकंड की पावर आपको दे रहा है -3, तो ये हो गया -3। a की पावर -1 है तो मतलब ये मतलब एम्पियर, तो एम्पियर की पावर -1, ये हो गया। किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा इतना। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताया करें लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अब अगली देखिए हेडिंग जो दे रहा है आपको, वो दे रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो समझो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको निकालना है। तो इसका निगमन कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो होता क्या है कि आपने ये माना, पहले इधर समझेंगे बाद में थ्योरी आप नोट करेंगे। माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो गया, K हो गया। माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K। +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग समझते जाइए। सेम ऐसे आपको थ्योरी लिखनी होती है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं थ्योरी अपने मन से, तो आप साइड से देख के लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इधर समझें। फिर से देखिए, माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है। +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो समझो, इसके लिए क्या किया कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब थ्योरी में जो है वो माना परीक्षण आवेश Q केवल दे रहा है तो उसको Q0 आप बना लेना। ठीक है, आपको बताया वो टाइपिंग में नहीं बन पा रहा। तो माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस इस पर क्या करेगा, आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार +Q द्वारा Q0 पर कार्य करने वाला वैद्युत बल लिखेंगे। कूलाम के नियमानुसार +Q के कारण Q0 पर
कार्यरत वैद्युत बल F निकालेंगे। F का मान होगा 1/4 एप्सिलॉन 0। K था परावर्तांक तो K, Q1 की जगह रखेंगे प्लस Q2 इंटू होता है Q2 की जगह दे रहा है Q0 और अपॉन होता है R² तो R², इतने न्यूटन। अगर दिशा आप लिखना चाहें तो इसकी दिशा क्या होगी, ये इस पर बल लगा रहा है तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, मतलब O से P के अनुदिश, OP के अनुदिश, ये इसकी हो जाएगी दिशा। अब देखिए वैद्युत बल आ गया, तो जब वैद्युत बल आ गया तो निकालेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E बराबर, तो E बराबर आपको पता है क्या होता है, F/Q0 ये होता है। तो E इक्वल F की जगह रखेंगे आप ये वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q0/R², और नीचे दे रहा है Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल जो आएगा वो आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q0 तो कट गया, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो नीचे केवल क्या बचेगा, नीचे बचेगा R², इतने न्यूटन प्रति कूलाम, अथवा आपको बताया वोल्ट प्रति मीटर। और वोल्ट प्रति मीटर कैसे आता है ये आपको थर्ड लेक्चर में मिलेगा जब विभव प्रवणता आपको समझाएंगे। ई का क्या मान तो ये आ गया, लेकिन यदि माध्यम कैसा हो, निर्वात अथवा वायु, ये के बना हुआ है। यदि माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तब K का मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। जब K का मान 1 होता है तो K का मान यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R², तो E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R², इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया। तो ये आ गया आपका कूलाम के नियमान, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताएं ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तुरंत बताया कीजिए, जैसे नोट करें। भले हम ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है आपका, लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप जब बताएंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल में भी इसकी आवश्यकता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में तो इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने ही वाली है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जो अगली हेडिंग है वो आपसे कह रहा है विभिन्न बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभिन्न बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो समझो, जैसे कोई एक निकाय है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। ठीक, अनेक आवेशों अनेक निकायों आवेशों से मिलकर बना है। निकाय क्या होता है, कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है जिसको बनाया गया है अनेक आवेशों से मिलकर। इनके मान लिया जो स्थिति सदिश हैं वो हैं, इसका वेक्टर R1, इसका वेक्टर R2, इसका R3, वेक्टर R4 और इसका वेक्टर Rn। ये इनके स्थिति सदिश हो गया। अब इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इन आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। इन आवेशों के कारण उत्पन्न
अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। जैसे Q1 के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी और ये होगी वेक्टर E1। ऐसे Q2 के कारण जो होगी वो उसकी इसकी इस तरफ दिशा होगी, ये होगी Q2, ये इधर होगी Q3, E3। Q4 के कारण जो होगी वो इधर होगी, E4, और Qn के कारण इधर होगी, सभी एक जगह पे हैं, En। इस प्रकार होगी। तो और इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस E4 ले लो या डॉट 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 प्लस वेक्टर En। ये होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थ्योरी कैसे लिखेंगे बच्चों, समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या किया कि माना कोई निकाय, माना कोई निकाय, यह हम बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो माना कोई निकाय है, माना कोई निकाय Q1 Q2 Q3 Q4 व Qn डॉट 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 Qn आवेशों से मिलकर बना है। ऐसे लिखेंगे, माना कोई निकाय Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, इतना लिख गया। वीडियो को रोक रोक के लिख लेना अगर हम ज़्यादा तेज बोल रहे हो। ठीक है, तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः, फिर इसके बाद लिखेंगे तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 व R4 डॉट 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 वेक्टर Rn है। ये इनके हो गए स्थिति सदिश। ठीक है, अब इनके कारण, यदि इन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः में लिखेंगे E1 ये प्लस नहीं लिखना, E1 E2 E3 डॉट 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 En हो, तो इस बिंदु पर, या यहाँ बिंदु O दे दें, तो इस बिंदु O पर उत्पन्न जो होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। यही थ्योरम लिखना है। फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। माना कोई निकाय क्रमशः Q1 Q2 Q3 व Q4 डॉट 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 Qn आवेशों से मिलकर बना है, जिनके स्थिति सदिश किसी बिंदु O से, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 R4 डॉट 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 n है। तब यदि बिंदु O पर इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 E3 डॉट 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 En हो, तो इस पर उत्पन्न परिणामी बिंदु O पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। अर्थात E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर n। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चों ये फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए अगली हेडिंग समझिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस फिगर से समझेंगे, इसी से आप परिभाषा याद करेंगे, लर्न करेंगे। देखो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। देखो हुआ क्या कि एक ये माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। समझ रहे हैं, मतलब ये अगर -5 होगा तो ये +5 होगा, ये -3 होगा तो ये +3 होगा। समान परिमाण के हो गए, इसका भी परिमाण Q, इसका भी परिमाण Q, मतलब इसका अगर 3 होगा तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 4 होगा तो इसका भी 4 होगा, इसका 500 होगा तो इसका भी 500 होगा। तो दो समान परिमाण के आवेश हो गए, किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, एक माइनस तो दूसरा प्लस। समझ रहे हैं, दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से इसमें क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये अल्प दूरी हो गई 2l। 2l क्यों लेते हैं इसको दोगुनी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आगे आपको डेरिवेशन मिलेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि इसको 2l क्यों लिया गया, क्योंकि इसको आधा करना पड़ता है और दोगुना का आधा आराम से कर लोगे, इधर l और इधर l। ठीक है, आगे समझ में आएगा। तो समझो इसकी डिफिनीशन फिर से,
वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय बताया सिस्टम मतलब कोई योजना बनाई जाए किसी, जैसे H2O, जल क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिला दिया गया, जल बन गया। तो एक प्रकार की योजनाबद्ध है ना, तो सेम यही है। तो जिसमें 2 समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। आपने समझा वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और p बराबर होता है q इंटू 2l। तो q इंटू 2l मतलब क्या होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, समझ रहे हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, ये गुणनफल है जैसे बता रहे हैं ऐसे समझते जो पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा P बराबर होता है Q इंटू 2l। बात करें इसके मात्रक की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें बेटा, तो मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और बीच की दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। वीमा की बात करें तो P की वीमा मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वीमा, तो इसकी वीमा की बात करें तो क्या होगा, Q इंटू 2l की वीमा। Q होता है आवेश और आवेश की वीमा आपको पता है होता है 80, और 2l है दूरी, 2 का तो कोई महत्व नहीं, ठीक है। L जो है लेंथ, लंबाई, लंबाई की वीमा होती है L, तो इसका हो जाएगा LTA या ATL, कुछ भी लिख सकते हो। बात करें इसके मूल मात्रक की तो P का मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं, तो L है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। T है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय और समय का मात्रक होता है सेकंड। A है एम्पियर, ये हो गया धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये इसका हो गया मूल मात्रक। तो इस प्रकार आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा। अब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल समझो क्या होते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या होंगे, जैसे हो गया जल H2O, समझ लो कैसे, ये एक हाइड्रोजन जो H2 है, H2O हाइड्रोजन पर क्या होता है कि 1 प्लस चार्ज होता है, और 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज ये हो गए, ठीक है, 2 प्लस के, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस के होते हैं। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ये प्लस के 2 है, ये -2 है। तो पता भी है वैद्युत द्विध्रुव में 2 समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो H2O हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया इत्यादि। ये सभी क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एग्जाम्पल है। ये कभी कभी आपसे पूछ भी देता है, समझ रहे हैं कि एग्जाम्पल ही कभी कभी केवल पूछ देगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको और वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। देखो आपने बच्चों पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया। अब देखो आप क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने की 2 स्थितियां होती हैं। नंबर 1 होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और नंबर 2 होता है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, 2 स्थितियां होती हैं, नंबर 1 अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति और नंबर 2 निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो आप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण, अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक है, कि माना एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, अनुदैर्घ्य स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो समझो, अच्छी मतलब उसी के अक्ष में,
तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे बेटा बता रहे हैं वैसे ही आपको सेम करना है, समझ रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ऐसे याद करना है बिल्कुल, ठीक है। क्या कहेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव जो है वो माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो बेटा कितनी है, 2l मीटर है। l इधर ही हाफ हो गई, l इधर ही हाफ हो गई, आधी आधी, समझ रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, समझ रहे हैं, स्मॉल r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, ये अक्ष हो गया, ये ऐसे है तो इसका अक्ष हो गया, निरक्ष क्या होता है अगर ऐसे लेते, समझ रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। फिर से समझिए एक बार, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो क्या करेंगे, आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r², ये आपने पढ़ा। देखो यहाँ से अगर इसकी बिंदु, इससे दूरी इसकी निकालें बिंदु P की, तो यहाँ तक थी R, ये थी L, तो L घट जाएगा, यहाँ तक जब लेंगे तो ये L हटा देंगे, तो L जब हटा देंगे R में तो ये बचेगा R माइनस L। और अगर यहाँ से दूरी P से A की ले तो यहाँ तक था R में ये L जुड़ जाएगा, तो ये वाली जो दूरी होगी वो हो जाएगी R प्लस L, ये हो गया R प्लस L, ये R माइनस L हो गया और ये R प्लस L हो गया। अब क्या करेंगे, थ्योरी आपको पूरी वहाँ से नोट कर लेना है, उसके बाद अब जो लिखवा रहे हैं वो यहाँ से लिखना है। लिखेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण, देखो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी E1, उसकी दिशा होगी इस तरफ, ठीक, क्यों होगी, हमेशा प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर की ओर, प्लस है प्लस से दूर की ओर। माइनस के कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, उसकी डायरेक्शन होगी इधर, ये E2, ये डायरेक्शन है, ये तो वेक्टर लगे हुए हैं, ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस माइनस आवेश की ओर होती है, तो ये माइनस आवेश है, इसकी ओर हो गई। प्लस के कारण उससे दूर की ओर, तो ये प्लस है तो इसके कारण क्या होगी, दूर की ओर होगी। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r², R का मतलब दूरी, और इस प्लस के कारण इसकी बिंदु P की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। दिशा क्या लिखेंगे, B से P की ओर, तो क्या लिखेंगे BP, B से P की ओर, तो BP के अनुदिश, ये हो गई दिशा। और ऐसे लेंगे माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, तो माइनस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लेंगे। तो E2 जो होगा वो भी क्या होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन, चिन्ह नहीं लेते हैं आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, क्योंकि चिन्ह केवल क्या बताता है, आवेश का दिशा बता रहा है। तो यहाँ पे लेंगे ये वाली दूरी, क्योंकि होता है r का स्क्वायर और r की जगह पे दे रहा है r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर। दिशा क्या है इसमें, P से A की ओर है, तो हो जाएगा PA के अनुदिश। PA के अनुदिश हो गया। अब देखो दोनों क्या हैं, एक ही रेखा में है परंतु विपरीत दिशाओं में है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 क्या हैं, एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में हैं। अतः लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा में है परंतु विपरीत दिशाओं में है। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकालेंगे, तो जब दिशाएं विपरीत हैं तो आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब देखो E1 और E2 के मान रखेंगे तो E इक्वल हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखेंगे, E1 दे रहा है 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाया। E2 का मान रखेंगे तो E2 का मान दे रहा है 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4πε0 के और Q, 1/4πε0 के और Q, ये दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपको। तो कॉमन लेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 के और Q ले लिया कॉमन, इतना इसमें हट गया तो ये बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें भी 1/4πε0 के और Q हट गया तो ये भी आ जाएगा 1/1 ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वल 1/4πε0 के Q। इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे तो इसमें आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। r प्लस एल के होल स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका 1 में गुणा करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इक्वल 1/4πε0 के Q। इसका स्क्वायर खोलेंगे r प्लस एल का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2rl माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab मतलब 2rl। नीचे बच्चों दोनों में स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल और r प्लस एल और इतने का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इक्वल 1/4πε0 के क्यू a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह l है तो l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का एल स्क्वायर है, माइनस का एल स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। समझ रहे हैं। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू इंटू 2RL हो जाएगा 4RL, और 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। 2 और 2 4 और ये RL, यही हो जाएगा 2 2 4RL। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझे। इतना आप देखिए गौर से, Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P। लिखेंगे परंतु Q इंटू 2L इक्वल P के, अतः E इक्वल 1/4πε0 के, इसकी जगह रख देंगे P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर दीजिए, क्योंकि इसको हम रब करने वाले। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसमें, देखिए जो L जैसे आपको वैद्युत द्विध्रुव होता है बहुत छोटा, वो H2O मतलब जल का एक बूंद, और जल के एक बूंद का जो ये मान होगा, जो ये L होगा 2L, मतलब H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक कण के बीच की दूरी, वो क्या होगी इस R से बहुत कम होगी। इस R की तुलना में क्या होगी, बहुत कम होगी। तो लिखेंगे चूंकि R इज वेरी ग्रेटर देन, मतलब R बहुत बड़ा है किससे, L से, अतः जो L स्क्वायर है, L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर, इसको नगण्य मान लेंगे। जब इसको नगण्य मान लेंगे एल स्क्वायर को, तो इक्वल आएगा 1/4πε0 के। ये पूरा ऐसे ही लिख दिया, इसको लिख दीजिए ऐसे ही P इंटू 2R अपॉन एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया। नगण्य का मतलब होता है ऑलमोस्ट 0 के इक्वल मान लिया। जब इसको 0 मान लिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4। इससे एक R कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 के 2 बचा और P बचा ऊपर, ये एक R इससे कैंसिल हो गया तो R की पावर 3 आ गया। इतने क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, आपको पता है माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु हो तो K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तब माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो, तब K का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। K बराबर 1 होता है, अतः E इक्वल जो होगा 1/4πε0, K की जगह 1 रखेंगे, यही आएगा, ये आ जाएगा 2P/R³। इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इसका आंसर आपका।
ये दोनों फार्मूले हैं, ये जब माध्यम दिया गया हो तब ये लगाएंगे, जब माध्यम ना दिया गया हो तब ये लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार इसको वीडियो को रिवर्स करके आप लोग फिर से देखना, ठीक है, फिर अपने मन से लगाना, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।